थोड़ा सा पॉडकास्ट बड़ा हो जाता है। तो कोशिश करिएगा सारा देखने की, तभी आप इनकी लाइफ से सब कुछ सीख पाएंगे। मेरा एक दोस्त था, वो बोल रहा था भाई अब क्या करेगा आगे 12th के बाद, जेई की कोचिंग कर ले। तो मैंने उससे पूछा जेई होता क्या है, तो वही 11th में जाके उसने बताया कि अच्छा जेई ऐसा होता है, बहुत हार्ड एग्जाम होता है, ऐसा पता था बस होगा। मैंने कहा हार्ड होता है क्या ही करना फिर। तो एक दिन होमवर्क दिया, ठीक है, इसने नहीं किया घर जाके। अगले दिन होमवर्क दिया, इसने वो भी नहीं किया घर जाके। तीसरे दिन दिया, इसने वो भी नहीं किया। तो 12th में ऐसा था कि लोग बोलते थे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, मेरे से आज तक 4 बजे उठ के पढ़ाई नहीं हम गड्ढों में गिरेंगे, हम फिर उठेंगे। कुछ बच्चे अकलमंद होते हैं, वो दूसरों को देख के ही सोचते हैं कि ना वहां गड्ढा है, वहां से नहीं जाना, साइड से चलो। पहला था प्लेसमेंट ले लो, दूसरा था कैट का एग्जाम और तीसरा था गेट। तो पहला क्वेश्चन मेरा एग्जाम का नहीं हुआ। मैं कॉल उठाया तो मैंने बोला हाँ भैया कहाँ पहुंच गए, गेट पे आ गए। तो वो बोलते कॉलकॉम के एचआर बोल रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब पॉडकास्ट पे, जिसमें हम लोग हर बार एक नए बच्चे को लेके आते हैं। अब वो बच्चे हर बार अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं। इसका उद्देश्य है, जो हमारा पॉडकास्ट सीरीज है, इसका उद्देश्य है जो हमारी यंग जनरेशन है, यानी नई पीढ़ी है, इसको अलग अलग फील्ड एक्सप्लोर करना, उनको भटकने से बचाना। भटकने से तात्पर्य मेरा ये है कि हम लोगों ने ये देखा है, जैसे मैं एजुकेशन लाइन में हूं तो मैं देखता हूं कि 10 में से 3-4 बच्चों को अगर अपना गोल पता है, तो जो बचे हुए 6 या 7 बच्चे हैं वो उन्हीं के पीछे भी चलना शुरू कर देते हैं। वो नहीं ढूंढ पाते कि उनका अपना पैशन क्या है। तो अगर मेरे इन पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ बच्चे अपने जो पैशन है, अपनी जो कैलिबर है, अपनी जो खूबियां हैं, अगर उनको पहचान पाएं और अपने लिए अपना करियर खुद डिसाइड कर पाएं बजाय किसी और को देख के, तो इन पॉडकास्ट को बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। उसी प्रयास में आज हमारा 14th यानी कि 14वां पॉडकास्ट आ गया है और बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि आप लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं इनको। मेहनत तो देखिए लगती है, लेकिन अगर हमारे प्रयास से किसी की लाइफ सुधर जाती है तो इससे बढ़िया बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो इसी के लिए आज एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया है जिसकी चर्चा मैं पिछले 2-3 पॉडकास्ट में कर चुका हूं। फाइनली हमारे स्टूडेंट चेतन साहब यहां पर हाजिर हैं। थोड़ा सा पॉडकास्ट बड़ा हो जाता है, तो कोशिश करिएगा सारा देखने की, तभी आप इनकी लाइफ से सब कुछ सीख पाएंगे। चलिए थोड़ा सा पहले इंट्रो देखते हैं कि अब ये क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं। थैंक यू भैया पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। एक्सपीरियंस लेने में बहुत खुश होऊंगा। मतलब बढ़िया चीज है, मतलब लोगों को एक्सपीरियंस मिल रहा है ना औरों के पॉडकास्ट से। सबके पॉडकास्ट कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। मैंने भी आपके सारे पॉडकास्ट अभी भी देखे हैं। मैं भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ किसी ना किसी से। अच्छा ऐसा करना है, ऐसा करना है। वो है कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चेतन पंत है। मैं भी कॉलकॉम में जॉब कर रहा हूँ एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग मतलब काइंड ऑफ एआई इंजीनियर, जो आजकल आप देख रहे होंगे एआई वगैरह मॉडल्स वगैरह जो आपके फोन्स पे रन हो रहे हैं, चैट जीपीटी इन सब। देखिए ये तो है इनका छोटा सा इंट्रो कि ये अभी क्या कर रहे हैं, लेकिन ये वहां तक पहुंचे कैसे, इनकी स्कूल की जर्नी क्या थी, स्कूल में इनकी क्या मतलब स्टेबिलिटी थी, क्या इनकी वैल्यू थी, इनको खुद पता थी कि नहीं पता थी, ये वहां पर जाएंगे नहीं जाएंगे, और आगे का क्या प्लानिंग है, वो सारी हम धीरे धीरे अब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं थोड़ी सी इनकी स्कूल की जर्नी से। तो स्कूल जर्नी मेरी बेसिकली एसजीआरआर स्कूल है यहाँ पे हरिद्वार में, वहां से स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग से मैं सही था मतलब पढ़ने में, क्योंकि मेरे चाचा टीचर थे तो उन्होंने मुझे ट्यूशन दिया स्टार्टिंग से। मतलब 3rd 4th में वहीं से ट्यूशन पढ़ता हूँ, तो मैं मतलब काइंड ऑफ ऐसा था कि पढ़ना है, वो स्ट्रिक्ट से तो पढ़ना ही पड़ता था। ये भाग नहीं सकते थे पढ़ाई से, ऐसा तो नहीं था अपने पास। तो ऐसा था। फिर 10th तक तो सब चिल आउट तरीके से निकल गया, कोई कभी इशू नहीं आया जाता, मतलब थोड़ा बहुत होता था। क्योंकि 10th तक सेम रहता था, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते थे, हाँ वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, काइंड ऑफ वैल्यू भी सेम आ जाती थी एग्जाम में। फिर 11th में आके मतलब एकदम चेंज आता है, लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है 10th से 11th में। फिर 11th पे क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं एक तरीके से। मैथ्स में मतलब अच्छा था 10th तक, 11th में आके मुझे प्रॉब्लम हुई। मुझे याद है कि 11th के हाफ ईयरली एग्जाम होते थे स्कूल्स में, तो 100 में से अराउंड 60 मार्क्स आए थे 11th में। तो मुझे थोड़ा लगा कि बहुत ज्यादा कम है, हल्के में लेना नहीं चाहिए। हल्के में नहीं लेना चाहिए। 11th में बहुत हल्के में ली थी। डिफरेंशिएशन आ गया था 11th में, हाँ, आ जाता है। हाँ। तो वहां इश्यू होने लग जाता था कि अब डिफरेंशिएशन समझ ही नहीं आता होता क्या, dy/dx ये समझ आता है क्या होता है पता नहीं लगता। तो फिर मेरे दोस्त वगैरह थे, तो भैया के वहाँ आते थे, तो उन्होंने भैया का हमें सजेशन दिया, तो फिर मैं यहाँ आया। तो यहाँ के मतलब थोड़ा मुझे क्लियर होने लग गई चीजें। पहले ऐसा होता था, मतलब मैं एक टाइप का क्वेश्चन करूंगा, मैं उस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट भी कर लूंगा गारंटी, ऐसा होता था। अब ऐसे मल्टीपल अगर टॉपिक्स के मिक्स करके क्वेश्चन आता था, तो मैं वहाँ काइंड ऑफ स्टक हो जाता था कि अब क्या करूंगे, कैसे होता था। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, फील नहीं थी। मतलब त्रिवेदी सर होते थे, हाँ केमिस्ट्री पढ़ता, वो बोलते हैं हर चीज फील आनी चाहिए तुम्हें, हाँ फील होती है।
तो फिर भैया क्या मतलब हुआ कि अब मैं जैसे दो टॉपिक के डिफरेंट टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन भी हुए ना, वो भी मैं कर लेने लग गया था। घर वालों ने बोला 90% लाने हैं तो उतने ही लाने, उतना ही वो फ्यूचर था उसका। मैं टेम्पररी गोल बोलते हैं ना, वो था मेरे हिसाब से मेरे पास बस कि 90% लाने हैं, बस ये था। और जेई का तो मुझे 11th में पता भी नहीं था जेई होता क्या है। मेरा एक दोस्त था, वो बोला था भाई अब क्या करेगा आगे 12th के बाद, जेई की कोचिंग कर ले। तो मैंने उससे पूछा जेई होता क्या है, तो मुझे 11th में जाके उससे बताया कि अच्छा जेई ऐसा होता है, बहुत हार्ड एग्जाम होता है, ऐसा पता था बस होगा। मैंने कहा हार्ड होता है, क्या ही करना फिर। और उसके लिए कोचिंग चाहिए, और कोचिंग में बहुत पैसा लगता है, तो फाइनेंशियली भी उतना साउंड नहीं थे हम कि कोचिंग भी कर सकें। तो फिर मैंने कहा छोड़ो अभी इतनी टेंशन नहीं लेंगे, सारी ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं। मतलब हाल वही था ना कि प्रेजेंट में जी रहे हैं बस। हाँ। घर वालों ने बोला था 90%, तो फोकस वो था कि बस 90% लाने हैं। तो उस चीज को करते करते इनके कुछ किस्से मैंने आपको बीच में शेयर किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक स्टूडेंट था। आमतौर पर क्या होता है कि जब हम होमवर्क देते हैं करने के लिए, एक एक्सरसाइज दी, 2 एक्सरसाइज दी, 3 एक्सरसाइज दी, करते करते इनका क्या हाल था, इन्होंने रोज रोज होमवर्क नहीं करना। भगवान की कृपा से दिमाग थोड़ा ठीक ठाक ही था। मैंने जैसे हफ्ते में 3 दिन क्लास होती थी, तो एक दिन होमवर्क दिया, ठीक है, इसने नहीं किया घर जाके। अगले दिन होमवर्क दिया, इसने वो भी नहीं किया घर जाके। तीसरे दिन दिया, इसने वो भी नहीं किया। तो फिर इसने सैटरडे संडे बैठा और वो 3 एक्सरसाइज निपटा दी एक ही दिन में। तो ठीक है, अब बच्चों के अंदर जेलसी होती है, भैया आप इसे कुछ कहते नहीं, भैया आप इसे कहते नहीं, हम होमवर्क नहीं करें तो आप हमें डांटते हो, ये नहीं करता होमवर्क आप इसे डांटते नहीं हो। अब क्या हुआ, मैंने एक दिन जब ये सारी एक्सरसाइज सैटरडे संडे को खत्म करके लिए आया, मैंने कहा एक काम करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, 1-2 क्वेश्चन दिए से मिक्सअप करके इसमें वो करके दिखा दिए। वहां से चल गया पता कि ठीक है ये रोज रोज करने वालों में से नहीं है, ये सैटरडे संडे ही बैठेगा और एक ही बार करेगा एक्सरसाइज। हर बच्चा ऐसा नहीं होता, लेकिन देख लीजिए कि वो पिछले एक हफ्ते के क्वेश्चन इकट्ठे बैठ के करेगा। 2 बार साइकिल चोरी हुई मेरी 12th में, घर वाले 100 डांट पड़ते, साइकिल भी चोरी करता है। मुझे सिंधु आप जब तो मिले थे, तो अर्पण तो और कुणाल और शायद मानस भी था, है ना, ये चारों सिंहद्वार पे संदीप गल सर के पास से भागते हुए आते थे, और कई बार रास्ते में इनकी साइकिल आपस में टकरा भी जाया करती थी इस चक्कर में। बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। सुबह मॉर्निंग में हम त्रिवेदी सर के यहाँ जाते थे 6 बजे अराउंड, फिर स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, फिर संदीप गोयल सर के यहाँ जाते थे फिजिक्स पढ़ने के लिए, भैया के यहाँ आते थे। तो इसके बाद एग्जॉस्ट हो जाती थी बॉडी की, अब कुछ नहीं कर सकते, और थोड़ा खेलना कूदना भी होता था उस टाइम पे। और ये उन्हीं बच्चों में से जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि नई बुक नहीं होती थी इसके पास। आज की डेट में पता है क्या सिस्टम है, हर बच्चा चाहे वो पढ़ने में अच्छा है चाहे वो वीक है, उसे नई आर.डी. शर्मा चाहिए। मुझे ध्यान है तेरे पास अभी भी है ना, सेकंड हैंड में भी तो खत्म वाली थी, पतली थी बिल्कुल, वो कई सालों पुरानी वाली आर.डी. शर्मा थी। ऐसा होता था कि मेरे मतलब मोहल्ले में ना एक दीदी थी, तो मतलब बड़ी थी, तो उनका भाई भी था, तो उसके बुक्स उनके पास जाती थी, फिर मैं बाद में उनसे बुक्स ले लेता था, मुझे ले देते थे। तो इसके पास मुझे लगता है कम से कम 6 या 7 साल पुरानी किताब थी। मेन आपका फोकस होना चाहिए किताब पर, ना कि उसके एडिशन पर। तो 12th में ऐसा था कि लोग बोलते थे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, मेरे से आज तक 4 बजे उठ के पढ़ाई नहीं हुई। मतलब 12th क्या, मैं बीटेक, एमटेक और गेट मैं आगे जो फ्यूचर में करा, उसमें मेरे 4 बजे उठ के कभी पढ़ाई नहीं हुई। मैं कर भी नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ। होता है लोगों का, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है, मैं नाइट पर्सन हूँ उनमें से एक। आपने कई बार सुना है ना कि मतलब कई लोग आके पॉडकास्ट सीरीज में बोलते भी हैं कि आप यूनिक हो और आपके लिए प्लान जो होंगे वो अपने होने चाहिए और वो यूनिक ही होंगे, आप किसी दूसरे के प्लान पे सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। तो वही चीज है, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, नहीं सूट करता था इनको, कभी नहीं उठ पाए। और ऐसा थोड़ी है ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे तो सक्सेस नहीं मिल पाई इनको, आपके सामने ही है। तो हर किसी के लिए टाइम स्लॉट अलग हो सकता है या फिर करने का तरीका अलग हो सकता है हर चीज को। तो एग्जाम सही गए, मैथ्स का एग्जाम थोड़ा मेरा बेकार गया था, इतना मुझे याद है, पर अराउंड तब भी मार्क्स बहुत अच्छे आए। थोड़ा मतलब ऐसा हुआ था, मुझे लगा कि बेकार गया। ऐसा आपको लगता है कि बेकार गया, पर लेकिन उतना नहीं गया, क्योंकि एग्जाम बहुत हार्ड आया था ना, तो मैं एक ही बारी में एग्जाम कर पाया पूरा, उसके बाद मैं दोबारा देख नहीं पाया एग्जाम को। और एग्जाम हाफ एन आवर या 15 मिनट पहले खत्म हो जा रहे थे, तो मैं 15 मिनट में सारे क्वेश्चन एक बार देख ले रहा था। मैथ्स में ऐसा नहीं हुआ, मैं एंड तक लिखता ही रहा, एंड तक मतलब पूरा ही लिखता रहा। और जब मार्क्स आए तो इनके फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 95, मैथ में 95, और एक जो अकेली चीज आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे, हाँ, जिसकी वजह से समस्या आई सारी। हाँ, से मेरे इंग्लिश में मार्क्स बहुत कम आए थे, 71 या 79, 75 थे आई थिंक। इंग्लिश में 75 मार्क्स है, जिसकी वजह से इनकी पूरी परसेंटेज 92% आई मेरी। इसलिए इंग्लिश में भी अगर इनके 95 आ जाते, 90s लाइन में आते, तो पूरी परसेंटेज 95 पहुंच जाती। हाँ, पहुंच जाती, क्योंकि मेरे कंप्यूटर साइंस में 98 मार्क्स थे। हाँ, तो केवल एक इंग्लिश के चक्कर में ये मार खाए, और वो इनको अब समझ में आता होगा कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए था इंग्लिश के ऊपर भी। इंग्लिश में मेरा एग्जाम मतलब ना बहुत ही उतना खराब नहीं गया था, मतलब सही गया था,
मुझे लग रहा था आ जाएंगे अच्छे मार्क्स, पर पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में कभी रह गई हो होगी। गया होगा कुछ ना कुछ, मैं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा तब तैयारी नहीं करेंगे इंग्लिश की, वो वन टाइम जाके वहां लिखा है, ऐसा था। तो आप समझिए इनकी इन सब चीजों से कि हर सब्जेक्ट को बोर्ड के हिसाब से जितना वेटेज चाहिए उतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, अदरवाइज एक सब्जेक्ट के चक्कर में पूरी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। इंग्लिश की वेटेज उतनी है जितनी आपकी मैथ्स की वेटेज है। फिर मैंने मेंस दिया, वैसे मेंस मैंने तैयारी करके कभी नहीं किया, मैं मतलब बहुत ही रॉ तरीके से एग्जाम दिया था मैंने, मतलब 12th का बोर्ड्स होता है ना, उस लेवल का पढ़ के मैं मेंस देने गया। मैं भैया के पास भी आया था, भैया बताएंगे अब। मतलब ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है और दिमाग कैसा है। मेंस के एग्जाम से एक दिन पहले इसका फोन आता है मेरे को सुबह कि भैया मुझे ना कुछ टॉपिक्स पूछने हैं, कि कोनी सेक्शन के 11th क्लास का टॉपिक है वो कोनी सेक्शन, उसके कुछ टॉपिक्स पूछने हैं। मैंने कहा एग्जाम कब है, कह रहा कल। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आजा। ये शाम को आया और मैंने कोनिक सेक्शन के ऐसे शिफ्टेड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो वाले बताए थे। पैराबोला और सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब शिफ्टेड में वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिसेस कैसे ढूंढी जाती हैं, वो सारी चीजें समझा दी एक बार इसे। और मुझे नहीं लगता इसने घर जाके कुछ रिवाइज किया होगा, शाम को 6-7 बजे तो आया ही था। उसके फिर उससे पहले भी खेल ही रहा होगा, उसके घर जाके बाद आराम किया होगा और अगले दिन जाके इसने पेपर दे दिया। फिर 60 मार्क्स का होता था और उसमें से शायद 147 मार्क्स थे उसमें, 147। लेकिन उस टाइम पे JEE मतलब जो रैंक बनती थी वो 12th की मार्क्स, 12th के मार्क्स और जेईई के मेंस के नंबर कंबाइन करके रैंक बनती थी। तो मेरी अराउंड 39,000 रैंक आई थी उसमें। अगर ये 12th के मार्क्स नहीं होते तो मेरी रैंक 20,000 आती। देख लो, केवल उस इंग्लिश चक्कर में इनकी रैंक 20,000 पीछे हो गई लगभग। हाँ। तो अगर इंग्लिश पे भी नंबर पहुंच जाते तो ये कहां होते। लेकिन आगे जानते हैं कि उसकी वजह से हुआ क्या। फिर काउंसलिंग करी, कैसे कैसे कॉलेजेस मिले। हाँ, तो फिर काउंसलिंग करी, तो काउंसलिंग में मतलब मेरे NIT उत्तराखंड मिल रहा था, जो जेईई की काउंसलिंग होती है उसमें NIT उत्तराखंड ही था, उसके अलावा कोई कॉलेज नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो भी डोमेस्टिक कोटा होता है उत्तराखंड का, उसमें मिल जाता है। 39,000 रैंक थी। तो फिर ऐसा हुआ कि पन्नगर कॉलेज है हमारा यहाँ पे, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पन्नगर, ये हल्द्वानी के पास है, तो वो बहुत अच्छा कॉलेज बोलते हैं लोग। तो उत्तराखंड का तो बेस्ट कॉलेज है वो। मेरे पास चॉइस थी, अब NIT उत्तराखंड लो या पंतनगर लो, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब ऐसा था कि NIT के प्रोज एंड कॉन्स है। NIT का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहां पे उस टाइम तक, तो नहीं था टाइम पे, बिल्कुल श्रीनगर वाले के ना। हाँ, तो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके अंदर NIT कॉलेज चलाते थे वो, बिल्कुल। तो फिर घर वालों ने कहा पन्नगर ले लो वहां से, क्योंकि अच्छे निकलते थे वहां पहले स्टूडेंट ना। तो हमने फिर पन्नगर ले लिया। पर अगर मैं अब बोलूं, सजेस्ट करूं लोगों को कि तो गो फॉर NIT, क्योंकि NIT आप नाम से बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक इट्स अ कॉलेज विद नेशनल इंपॉर्टेंस। और उसमें मतलब आप यहाँ के प्रोफेसर्स मिलेंगे, वो बहुत ही ज्यादा मतलब अप टू डेट रहेंगे और उनको बहुत प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस बहुत होगा शेयर करने के लिए आपके साथ। और जो वहाँ के आपके साथ के स्टूडेंट्स आएंगे वो भी काइंड ऑफ वो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। जब आप प्रीमियम कॉलेज में जाके वो इन्वायरमेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि NIT के लिए प्लेसमेंट्स भी यहाँ बहुत अच्छे ही होंगे, ऐसा नहीं खराब होंगे। और आपको वो टैग ना लाइफ भर रहेगा, मतलब आप यहाँ से उत्तराखंड से बाहर भी जाओगे आपको NIT के नाम से जानेंगे लोग। पर अगर मैकेनिकल बहुत अच्छी है, तो सबने बोला कि मैकेनिकल लो मैकेनिकल लो मैकेनिकल लो, पर मेरा था मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छी लगने लग गई थी 12th में, तो मैंने कंप्यूटर साइंस ही ली। तो मैं बोलूंगा कि सबकी बात भी मैं सुना, खुद का भी आप एनालाइज करो कि आपको क्या अच्छा लग सकता है। मे बी आप मैकेनिकल में जा ही सकते हो, किसी के मैकेनिकल भी अच्छी हो, और मेरे लिए कंप्यूटर साइंस अच्छी थी, तो मैंने वही चूज करी। काइंड ऑफ सब मैकेनिकल में जाते थे, पर मैंने तब भी कंप्यूटर साइंस। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी। आपको सब लोग अपनी अपनी राय देंगे, उनके तजुर्बे अपने अलग अलग होंगे, लेकिन अल्टीमेटली अपनी लाइफ के लिए जो डिसीजन लेने वो आपके अपने ही होने चाहिए। क्योंकि आपको एक बार मैकेनिकल ब्रांच चूज कर लोगे, आपकी इच्छा CS की थी, आपने मैकेनिकल ले ली, आपको पूरी जिंदगी उसी के साथ चलना पड़ेगा। फिर बाद में रिग्रेट करो, उससे अच्छा है पहले ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लो, ताकि बाद में किसी और को आप करो कि आपकी वजह से ऐसा हुआ कि मैं अपनी लाइफ में इस जगह पहुंच गया, मुझे जाना कहीं और था। तो ये है कि इन्होंने मैकेनिकल सुना था कि मैकेनिकल अच्छी है, लेकिन नहीं, कंप्यूटर साइंस करनी है तो कंप्यूटर साइंस से ही करनी है। फिर आगे जानते हैं। फर्स्ट ईयर वहां स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट ईयर में सब चीज चेंज हो गया वापस। वो 10th 11th का ट्रांजिशन आया था, 12th से बीटेक वाला ट्रांजिशन आया फर्स्ट ईयर वाला, तो सब चीज वहां पे थोड़ी थोड़ी हार्ड होने लगी, सब हार्ड होने लग गया। अब ये था कि हार्ड हम खुद बना देते वहां पे, क्योंकि जितना पढ़ना था उतना ही पढ़ो, ज्यादा वहां डीप में जाने की जरूरत नहीं थी, ऐसा बीटेक में करना था। अच्छा है ना। तो हम फर्स्ट ईयर में ऐसा, फर्स्ट सेमेस्टर बहुत पूरा बुक पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, पर जरूरत नहीं है पढ़ने की, ऐसा था। हम बिन फालतू की वो पूरी बुक पढ़ ले रहे इतनी मोटी, उससे पढ़ने का, और खुद ही डिप्रेस हो रहे हैं, खुद ही डिमोटिवेट हो रहे हैं, और एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर बाद हमें वो आइडिया लग गया, अच्छा ऐसा है कि ये भैया को बताया था कि बहुत हार्ड हो रहा है पढ़ने का, भैया को कॉल करी थी। एक्चुअली क्या था कि जो बच्चे ड्रॉप करते हैं, आप ये मान के चलिए 12th का लेवल ये है, तो जो बच्चे ड्रॉप करते हैं और 1 साल 2 साल ड्रॉप करके फिर
कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, एनआईटीज में, आईआईटीज में, तो क्या होता है उनका ना, उनको ये गैप फिल कराया जाता है, जो कॉलेजेस हैं वो इस जगह पर हैं, ये बीच वाला गैप इनका मिस था, है ना। तो वो जो चीजें थी बीच में, एसिम्पटोट्स वगैरह मुझे शेयर किए थे तूने, एसिम्पटोट्स है ना, तो वो सारी चीजें 12th के लेवल में है नहीं, लेकिन कॉलेज में उसके ऊपर की चीजें पढ़ाई जा रही थी। वो जो बीच का गैप था वो कोचिंग में कराया जाता है वो सब चीजों को, लेकिन अब वो सब चीजें इन्होंने पढ़ी तो थी नहीं, तो वो चीजें इनको कॉलेज में जाके पहले पढ़नी पड़ी, तब जाके इनको कॉलेज वाली चीजें समझ में आनी शुरू हुई। हाँ, तो बीटेक में बहुत ही मजे करे, क्योंकि इंडिपेंडेंस ली थी पहली बार घर के बाहर जाके। बिल्कुल, रात भर जागो, गेम खेलो, बहुत सारे गेम्स खेले, कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, जब मन कर सो, जब मन करा उठो, मतलब बहुत सारे गेम, काउंटर स्ट्राइक, मिनी मिलिशिया, और मतलब वॉलीबॉल खेला। वॉलीबॉल में मतलब यूनिवर्सिटी टीम से भी मैं था, तो मैं खेलने बाहर भी जाता रहता था। आपने क्या आगे की कुछ प्लानिंग की थी? हाँ। या कैसे कैसे आपको आइडिया हुआ कि गेट देना चाहिए? ऐसा हुआ 2 साल निकल गए यही करते हुए कॉलेज के। अब 2 साल के एंड में सीनियर्स ने मतलब बोला कि अपने फ्यूचर का देख लो, क्योंकि वो हमसे 1 साल आगे थे ना, तो उनका मतलब उनको पता लग गया था फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने हमें बता दिया पहले ही कि अपने फ्यूचर का देख लो, आगे आके नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब तुम 2 साल जो से निकाले, अब आगे के 2 साल ऐसे नहीं निकाल सकते। तो मतलब ये बात लगी कि अब क्या करना है, आगे पता ही नहीं क्या करना है, लोगों ने बोला प्लेसमेंट हो जाएगा, खत्म बात। पर फिर हमने सब चीज एनालाइज करी क्या कर सकता हूँ, तो मैंने 3 चीज आई। पहला था प्लेसमेंट ले लो, दूसरा था कैट का एग्जाम, और तीसरा था गेट। तो फिर मैंने एनालाइज करा प्लेसमेंट क्या हो सकता है। मैं सारे सीनियर्स वगैरह से पूछा, सबसे देखा कि प्लेसमेंट एट द मैक्स 5 to 6 लाख पर एनम, और उसमें 30,000 इन हैंड आएगा पर मंथ। तो फिर मैंने कहा इससे तो मतलब लाइफ तो नहीं चल पाएगी, ऐसा लग रहा था, इससे खुद का ही खर्चा नहीं होगा, घर वालों का तो क्या ही होगा, ऐसा हुआ। तो इसको मैंने रखा एज अ प्लान बी, मैंने इसको रखा कि प्लान बी रहेगा मेरा, कि मैं भी कुछ नहीं भी हुआ तो ये तो होगा ही होगा, तो एटलीस्ट लाइफ चलती रहेगी। फिर कैट था। अब कैट में क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट के लिए, आईआईएम जाने के लिए है, तो उसके लिए सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स चाहिए एक पर्सन को, जैसे वो गुड ओरेटर होना चाहिए, स्टोरी टेलर होना चाहिए, और खुद मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए उसका। तो काइंड ऑफ मेरे पास नहीं थी सारी तो मतलब मैंने मैनेजमेंट वाली फील्ड में, मतलब मैं नहीं था कि उस फील्ड में जाने का मन भी नहीं था, और काइंड ऑफ मैं अच्छा भी नहीं था उस फील्ड में, ऐसे मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली। तो फिर मैंने कहा कि कैट चलो ऑप्शन हटाते हैं, कैट हटाया मैंने। फिर वह एक ऑप्शन बचा गेट। तो टेक्निकली मैं पहले मतलब सही था बीटेक में, मतलब सारे टेक्निकल सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे, कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट अगर आप बोलोगे, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, तो मेरे अच्छे सब्जेक्ट। तो मैंने कहा मतलब टेक्निकल में जाना ज्यादा सही रहेगा, तो फिर मैंने गेट चूज करा। एज अ प्लान है मेरा था गेट। पहली बारी मैंने फ्यूचर की प्लानिंग करी इस साल, थर्ड ईयर में पहुंच के पहली बारी फ्यूचर की, मतलब मेरे जो 20 साल में फर्स्ट टाइम फ्यूचर की तैयारी करी मैं बोलता हूँ। तो मैंने कहा प्लान ए है मेरा गेट, और फिर प्लान बी होगा मेरा प्लेसमेंट। जब जागो तभी सवेरा, सुना है ना आपने। वो मैं धन्यवाद करूंगा, इन्हें भी धन्यवाद करना चाहिए उन सीनियर्स को जिन्होंने इनके आके हथौड़ा ठोक दिया कि भाई जागो, अभी भी देर नहीं हुई है, हम लोग सफर कर रहे हैं, तुम लोग सफर ना करो, इसलिए अपने लिए कुछ सोचो। पन्नगर की ये बहुत अच्छी चीज है कि वहाँ सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखोगे, मुझे पता नहीं और जगह कैसे हैं, कि वहाँ सीनियर्स का जो वो है ना नेटवर्क, वो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब तुम्हारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है सीनियर्स से, और वो बहुत हेल्प करते हैं। काइंड ऑफ दैट्स वो एस्टैब्लिश कॉलेज, इसलिए लोग वहाँ जा भी रहे हैं शायद इसलिए। जब इन्होंने एटलीस्ट प्लान ए प्लान बी डिसाइड कर लिए, उसके बाद फिर उस प्लान ए को अचीव करने के लिए क्या क्या अप्रोच थी इनकी। अभी ट्विस्ट आएंगे वाला। ऐसा क्या हुआ, थोड़ा टाइम बाद ना, जब मैंने प्लान सोच लिए सारे ना, उसके बाद ना थोड़ा टाइम बाद कोचिंग आई हमारे कॉलेज में गेट की। तो और जो उसका वो बंदा था ना, सेल्समैन आप बोलोगे, बहुत अच्छा सेल्समैन था। उसने हमें वो ड्रीम्स दिखाए जो हम तो ऐसा था 45 की स्ट्रेंथ थी ना, तो 30 बच्चे उसकी कोचिंग ज्वाइन कर ली, काइंड ऑफ इतना अच्छा सेल्समैन था वो। उसने वो ड्रीम्स दिखाए जो मेरी पॉसिबल भी ना, उसने वो भी ड्रीम्स दिखा दिया, और सब उसके पीछे चले गए। तो वो वेट चाल में मैं भी साथ में था उनके, मैं भी सेम उसके पीछे गया। तो हमने वो कोचिंग ज्वाइन करी। कितनी 45,000 फीस थी, समथिंग 40,000 फीस थी ईयरली उसकी, मतलब 1 साल की फीस थी पूरे। थर्ड ईयर की बात है, फोर्थ ईयर की? थर्ड ईयर की एकदम स्टार्टिंग की बात है। अच्छा, बस सेकंड ईयर एंड में, थर्ड ईयर स्टार्टिंग की बात है। हाँ। तो हमने ज्वाइन कर ली। फिर स्टार्टिंग में अच्छा था, उन्हें एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाया, मतलब पहला डेटा स्ट्रक्चर था, एल्गोरिथम था, तो अच्छा पढ़ाया। फिर सेकंड सब्जेक्ट में गए, वो भी ठीक था। फिर धीरे धीरे लेवल ना डाउनग्रेड होता गया, पेमेंट जा चुकी थी, हाँ, क्वालिटी डाउन हो गई, कह रहे हैं डाउन हो गई, और गैप आने लग गया। मतलब कभी कभार ना एक हफ्ता मतलब कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा रहे हैं, आते ही नहीं थे पढ़ाने, आते ही नहीं थे। अच्छा, काइंड ऑफ कहते थे हम अब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट। तो अगर आप ऐसे सोचोगे ना, आप 1-2 वीक अगर अपने एक किसी प्रिपरेशन की तैयारी करोगे, बड़े एग्जाम के 1-2 वीक आप ऐसे छोड़ दोगे, तो बहुत ब्रेक बहुत बढ़िया लगेगा और सारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे हुआ। धीरे धीरे मुझे भी कॉन्फिडेंस मेरा गिरने लग गया कि इस कोचिंग से तो नहीं होगा। अच्छा, फीस 40,000 थी 1 साल की, और शायद इतनी ही फीस थी इनकी 1 साल के कॉलेज की फीस मेरी सेम थी।
35,000 दिए थे, 5,000 बचे थे, वो आज तक नहीं दिए। तो मैंने खुद से रियलाइज करा कि कुछ और करना पड़ेगा, प्लान चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसी का गेट का ही कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो लकीली मेरे सीनियर्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे और उनके हमें पता लगा उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, उनके मार्क्स बहुत अच्छा आ रहे थे टेस्ट सीरीज में। तो फिर मैंने उनके एक्सपीरियंस जाके लिए कैसे करना है। बिल्कुल, देखो यही है अकलमंदी। आप देख रहे हो ना जिस व्यक्ति को कि वो आपसे आगे चल रहा है और सेम उसी रास्ते पे चल रहा है, इसमें आपको चलना है, तो आप उससे बात करो। वो डेफिनेटली हो सकता है एक बंदा ना रास्ता दिखाए, दो ना दिखाए, लेकिन थर्ड फोर्थ बंदा कोई ना कोई जरूर आपको रास्ता दिखा देगा, जिससे आपका वो सफर आसानी से तय हो जाएगा। काइंड ऑफ मैंने 6-7 सीनियर्स के एक्सपीरियंस लिए थे, तब फिर मैंने कहा कि अब सेल्फ प्रिपरेशन करूंगा। सेल्फ प्रिपरेशन मैंने फ्रॉम द स्क्रैच वापस स्टार्ट करा। एक गेट के लिए उस समय एक सर होते थे, रविंद्र बाबू रघुराव, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैंने उनका कोर्स यूट्यूब में मतलब काइंड ऑफ सीनियर से कोर्स था, तो मैंने उनसे लिया था। तो मैंने उससे करा पूरा, मतलब गेट के एग्जाम से पहले एक साल बचा था मेरे। तो मैंने एक प्लान बनाया कि हर एक सब्जेक्ट, मतलब उसमें 11 सब्जेक्ट होते हैं गेट में हमारे कंप्यूटर साइंस के लिए, तो हर एक सब्जेक्ट अराउंड 20 डेज लेगा कंप्लीट होने में विद क्वेश्चंस। तो मेरा प्लान था 20 डेज लेगा, तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट लेंगे अराउंड 7 to 8 मंथ। फिर बाद में रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे और टेस्ट सीरीज, फिर आगे 3 महीने टेस्ट सीरीज और रिवाइजन होगा, ये प्लान था। तो मैं इस प्लान में स्टिक रहा और काइंड ऑफ मैं दिन के डेली 4 to 5 आवर्स देता था मतलब अपने प्रिपरेशन के लिए। और मतलब मेरे साथ इनफ है इतना भी, अगर आप दे रहे हो ना 4 कोई बोलेगा 10-15 घंटे दो, बॉडी नहीं, ब्रेन नहीं कर पाता। और मैंने उस समय एक और हैबिट बनाई, पहली बार मैं लाइब्रेरी गया, मतलब लाइफ में पहली बार लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी के नाम से डर लगता था कि लाइब्रेरी क्या ही चीज है, क्यों जाना है। फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी गया, पर और अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैं आपको सब कुछ ट्राई करो लाइब्रेरी जाके भी एग्जाम के लिए। वहां पे जाके बहुत ही साइलेंस होते हैं एक तो, और अगर आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, एक बार वापस मुड़ आओ, बस चेयर मुड़ के ऐसे देखो तो आपको सब पढ़ते हुए दिखेंगे ना, वापस आप पढ़ने बैठ जाओगे, चलो 4 क्वेश्चन और कर लेता हूँ, ऐसा ही होता है वहां पे। तो 2 घंटे में रूम पे पढ़ता, 2 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता था, ऐसे 4 घंटे चलता रहा। और मैं प्लान मेरा सही था कि 20 दिन में एक सब्जेक्ट हो रहा था और क्वेश्चन कर रहा था प्रॉपर। क्वेश्चन तो बहुत जरूरी है करने। लाइब्रेरी आने का ये फायदा था कि वहाँ टेक्स्ट बुक अवेलेबल थी। पन्नागर की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी, तो वहाँ मुझे टेक्स्ट बुक मिल जाती थी, तो उनको उठा के मतलब मैं पढ़ता था वहीं से टेक्स्ट बुक। बहुत बच्चे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, पर साइड काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक ही पढ़ना चाहिए। आपके अब तो ऑनलाइन है, पीडीएफ मिल जाती है। 8 मंथ कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर टेस्ट सीरीज की बारी आई। अभी भी मतलब ऐसा हो कि अब मैं एक और चीज बताऊंगा कि मेरे साथ ना बहुत लोग थे जिसने कोचिंग ये करी थी गेट की कोचिंग, पर एट द एंड क्या हुआ, लोगों ये कंपटीशन के प्रेशर थे ना, उन्होंने एट द एंड स्टडी पूरी करने के बाद, प्रिपरेशन पूरी करने के बाद भी छोड़ दिया। ये एक फियर था मतलब उनके माइंड में। लकीली मैंने वो नहीं करा, और मैं आप लोगों से बोलूंगा एट द एंड जाओ, रेस कंप्लीट करो, चाहे मार्क्स आए कम आए, वो आपके हाथ में नहीं है, वो एंड में देखा जाएगा। बिल्कुल। पर आप उस चीज को, आपने उसमें 1 साल लगाया, आप 2 महीने बचे थे, आप उसमें छोड़ दोगे तो। पहले मैंने टेस्ट दिया था ना, उसमें मेरे लेस देन 50 मार्क्स आए थे 100 में से। अच्छा। तो मैंने 8 महीने की प्रिपरेशन करी और बाद में मेरे 50 से कम मार्क्स आए, तो मैं खुद ही डिप्रेस हो गया। मैंने कहा क्या हो रहा है ये, पर ऐसा भी मैं भी छोड़ सकता था कि चलो अब छोड़ देता हूँ, नहीं हो पाएगा। सही बात है। धीरे धीरे क्या हुआ, मार्क्स इंक्रीज हो गए, नेक्स्ट टेस्ट में 50+ हुए, फिर 55 भी हुए, फिर एट द एंड में जाते जाते अराउंड मैं जो टेस्टेज होती थी वो ऑल इंडिया होती थी, मैं टॉप 10 में भी आने लग गया था। एक आधे टेस्ट में मैं ऐसा भी हुआ कि टॉप 10 में भी आ गया। एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ना छोड़ दिया था कि इतना प्रेशर नहीं ले सकता था, 2-3 दिन रेस्ट करो थोड़ा, ऐसा हो गया था। मतलब मैं भी थोड़ा 5-10 मिनट पढ़ लेता हूँ, 1 आवर पढ़ता हूँ, पर ऐसा नहीं कि 10 घंटे पढ़ता हूँ, ये नहीं हो रहा था। सीनियर से बोला था 1 हफ्ते पहले छोड़ देना, 1 हफ्ते, मैंने 2-3 दिन पहले छोड़ा, बात अलग है। उनका सजेशन था 1 हफ्ते पहले छोड़ देना। फिर एग्जाम डे आया, एग्जाम डे मेरा सेकंड मतलब नून में एग्जाम था, काइंड ऑफ 2 to 5। तो फिर हम एग्जाम देने का हल्द्वानी में सेंटर था हमारा। तो पहला क्वेश्चन मेरे एग्जाम का नहीं हुआ। अरे पहला क्वेश्चन क्यों हुआ, मेरी गलती से। मैं इतना एग्जाम प्रेशर में आ गया था कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं सोचा वैल्यू आएगी आंसर ना, हाँ। उसका आंसर A+ भी ऐसे फॉर्म में आता है, और मैंने ऑप्शन देखे ही नहीं, और मैं डर गया पहले क्वेश्चन में। फिर मैंने कहा चलो स्किप कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में जाता हूँ। फिर मैंने वो सेक्शन जब कंप्लीट हुआ ना, तो मैंने वापस पहले क्वेश्चन में आया, और पहले क्वेश्चन से ऑप्शन देखे, फिर मुझे पता लगा आंसर ही है। मतलब इतना एग्जाम प्रेशर होता है। मैंने एक प्लान बना रखा था एग्जाम कैसे करना है। पहले मैं टेस्ट सीरीज का ये तो बेनिफिट होता है, हाँ, कि एक प्लान होता है टेस्ट सीरीज से कि तुम कैसे करना है। टेस्ट सीरीज करते करते आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं सेक्शन ए पहले करूंगा, या मैं ये वाले पहले करूंगा, फिर वो करूंगा, और इतनी देर में ही करूंगा। ये बेनिफिट मिलता है टेस्ट सीरीज से। तो यही हुआ कि ऐसा होता था 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, उसमें एप्टीट्यूड, मैथ्स आती थी और इंग्लिश आती थी। तो मेरा ऐसा था कि इंग्लिश के 2 क्वेश्चन आते थे, मैं 1 क्वेश्चन पक्का छोड़ूंगा। टेस्ट सीरीज में ऐसा था कि 1 क्वेश्चन हमेशा छोड़ता है टेस्ट सीरीज में। तो एग्जाम में मुझे क्वेश्चन आता था, मैंने तब भी वो क्वेश्चन छोड़ दिया। इतना हार्ड प्लान गिरा दिया।
मैंने मतलब आता कहते हुआ हैं क्वेश्चन छोड़ दिया। स्टिक टू प्लान, कहते हैं ना, प्लान पे चिपके रहो बिल्कुल। आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आया क्योंकि वो छोड़ना था। हाँ, तो 15 में से 14 मार्क्स है उस सेक्शन में, क्योंकि एक नंबर वो इंग्लिश का ज्यादा ही था, तो मैंने पक्का था। हमेशा टेस्ट में भी 14 ही लाता था मैं एंड में, तो वहां भी इतनी है। एक और चीज, जो अच्छा। क्वेश्चन मुझे नहीं आता था ना, मतलब जो मुझे लगता था फर्स्ट ग्लैंस में मैं उसको समझ नहीं पाया, फर्स्ट व्यू में मुझे वो समझ नहीं आया क्वेश्चन, तो मैं उस क्वेश्चन को कभी वो नहीं करता था एग्जाम में ट्राई। टेस्ट सीरीज में मेरा सेम प्लान था कि मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा, मैं वापस आऊंगा उसमें अगर टाइम लगा। मतलब टाइम खराब नहीं करना उस हाँ। वक्त, नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़ जाओ। क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 मिनट्स मिल रहे हैं क्वेश्चन करने को, उसमें अगर आप उसमें भी वो वेस्ट कर दोगे किसी और मिनट में, तो वो होगा, अगले क्वेश्चन छूट जाएंगे फिर उसके चक्कर में। ऐसा हो कि एग्जाम खत्म करने के बाद ना वापस एग्जाम, मतलब मैंने वो देखा, मतलब वहीं पर ही एग्जाम में 15 मिनट बचे थे मेरे पास एग्जाम में, तो मैंने वापस देखा और मैं बताता हूँ उसमें क्या करा। मैं उसमें 2-3 क्वेश्चन सही करे हुए गलत करके आ गया हूँ। उसके बाद में जब एग्जाम के पार्ट निकला मैं बहुत डिप्रेस हो गया कि मेरा एग्जाम खराब गया, तो मुझे लग रहा था मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मुझे अच्छा आईआईटी वगैरह नहीं मिलेगा अच्छा, कॉलेज। जब कि रिवीजन करा और सही क्वेश्चन गलत कर दिए, हाँ। तो कभी कभी लगता है कि पेपर खत्म करने के बाद ना टाइम बचना ही नहीं चाहिए। बहुत दुख होता है उस समय। तो मेरा वो 15 डेज मूड ऑफ था बहुत ही ज्यादा, कि जब तक वो नहीं आया रिजल्ट या ऑफिशियल आंसर किया है, तो मैंने देखा कि आंसर किसे मैच करा, फिर मुझे लगा कि अच्छा मार्क्स सही आ गए हैं, मैं खुद ही ज्यादा डिमोटिवेट कर रहा था खुद को। हाँ, तो आंसर किसे मैच करा, तो मुझे लग गया था कि चलो वे अंडर 200 रैंक आ जाएगी, आंसर किसे मैच करा। फिर धीरे धीरे ना एंड में पहुंच के तो मुझे पता था कि मेरी रैंक अच्छी बन रही है धीरे धीरे। एट द एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 47 आई इसमें गेट के एग्जाम में। अब देख लो आप, ऑल इंडिया रैंक 47। अब 47 रैंक, अब ये 47 मार्क्स नहीं है, किसी को गलतफहमी हो रही हो तो, ये 47 रैंक है, एआईआर जिसको कहते हैं। तो अब इनके सामने ये मान के चलो हमारे देश के जो जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं सबके गेट खुले हुए थे। अब इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे कि ये किस में जाएं। जानते हैं इनकी जुबानी कि क्या क्या ऑप्शन थे, इन्होंने क्या चुना उसमें से। तो 47 रैंक थी, तो मुझे पता था मुझे टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे, कोई सी भी आईआईटी मिल जाएगी, आईआईटी मिल जाएगी कोई भी, और फिर एक था आईएससी। तो उस टाइम मेरे पास चॉइस था आईआईटी बॉम्बे या आईएससी बैंगलोर, ये टॉप कॉलेज थे। अगर कोई एमटेक बोलोगे, आप देखोगे किसी से सुनोगे तो इसी में जाना है, आईआईटी बॉम्बे या आईएससी बैंगलोर। फिर क्या कोविड आया, कोविड ने भी मतलब एक ट्रांजिशन दिया मेरे को कि अब क्या, मैं फिक्स था कि आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा। दोनों बहुत अच्छे कॉलेज अपने आप में। आईएससी का इसलिए क्या, मैं भी आपके तरह ही था कि मुझे आईआईटी बहुत सुना था, आईएससी मैंने कम सुना था, तो मैं आईआईटी जाना था। कोविड आया तो फिर अब कोविड, मुंबई के हालात बहुत खराब हो गए उस समय। हाँ, सबसे ज्यादा केसेस मुंबई में थे, तो आईएससी बैंगलोर। फिर मैंने नेट पे बहुत पढ़ा कि क्या करना चाहिए, मैंने पूरा एनालाइज करा, मैंने किसी की बात मतलब सुनी भी और की बात जो सीनियर्स थे, और मैंने खुद से भी नेट पे हर चीज देखी। नेट का बहुत फायदा है कि बहुत सब चीज अवेलेबल है, क्या आईएससी में क्या प्रोज है, क्या कौन से, आईआईटी बॉम्बे के क्या प्रोज है, क्या प्रोज है। मैंने काइंड ऑफ मैंने एट द एंड निकला कि दोनों इक्विवेलेंट कॉलेज है, प्लेसमेंट भी सेम होंगे, और दोनों में आपका एक बैकग्राउंड भी, मतलब आईएससी में थोड़ा सा रिसर्च बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, तो स्टडीज होगी। अगर थोड़ा हार्ड होगा वो पॉसिबली, पर तभी कोप अप हो जाएगा, मैं उससे नहीं डरा। फिर ऐसा हो कि एट द एंड मैंने आईएससी बैंगलोर चूज कर लिया। ऐसा था कि वहाँ मतलब आईएससी ने पहले बोला था कि ये ऑफलाइन होगा, हम कॉलेज आएंगे, बुलाएंगे, वहीं पढ़ाएंगे। हाँ, तो इसलिए मैं बहुत खुश था कि कॉलेज आना है, मुझे घर पे रहकर नहीं पढ़ना था, कॉलेज जाके पढ़ना था। ऐसे आईआईटी बॉम्बे वालों ने मना करा था, इसलिए मैंने आईएससी भी लिया था, ये भी एक रीजन। मुझे वो इन्वायरमेंट चाहिए था, एक जो मैंने लोगों से सुना ही था बस। प्रीमियर इंस्टीट्यूट का एक इन्वायरमेंट अलग होता है, तो वो मुझे चाहिए था कि वहां जाके मैं वहीं जाके पढ़ूंगा और सबके बीच में पढ़ूंगा। फिर मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ, 3-4 मंथ तो रूम यहीं से पढ़ना पड़ा, मतलब कोविड के चक्कर में हम हमने नहीं बुलाया, तो मैंने अपने घर से ही पढ़ा। और पर वहाँ का जो हुआ, मतलब एकदम जो ट्रांजिशन था ना, वापस वो ट्रांजिशन पीरियड आया, 10th से 11th में गए, फिर 12th से बीटेक में गया, बीटेक से एमटेक वाला पीरियड था ना, तो ये तो बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन था। मतलब जो गेट पे पढ़ा ना, उससे अलग ही लेवल का वहां पढ़ाते थे कुछ, और समझ नहीं, बहुत बहुत पूरा मतलब पूरा अपना 100% 150% दोगे तब जाके आपको चीज समझ आएगी। एक इससे बता दो क्या हो, गेट के टाइम ना एनपीटीईएल की वीडियोस होती है, जो ये आईआईटी वाले बनाते हैं ना, तो गेट के टाइम उनको पढ़ना ट्राई करता था। हाँ, तो मेरे को 40 मिनट्स की वीडियो पढ़ने में मुझे 2 आवर्स लगते थे, समझने में उस सब चीजों को, उन चीजों को समझने में। क्या मुझे उस एकदम नॉलेज गेन नहीं कर पा रहा था मैं, एक तरीके से हो रहा था। हाँ, और बहुत ही बोरिंग लगती थी वो वीडियो, ऐसा ही होता है, बोरिंग होती है वो सही बात है, हमने पढ़ी है। आईएससी में जाने के बाद मैंने वो वीडियो पढ़ता था ना, मैं कभी वो वीडियो पढ़नी पड़ती थी मेरे को, तो वो मैं 40 मिनट्स को 1.5x में देखता था। मतलब मेंटेलिटी है ये। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग नॉलेज गेन कर दी, उसमें मेरी मेंटेलिटी चेंज हो गई। वहां जाके मुझे हार्ड चीज है, मैं मानता हूँ पहले हार्ड चीज थी वो, और आईएससी में जाके ये समझ आया कि उसको ट्राई करो,
जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम पता लगेगा हार्ड है इजी है। तो एकदम बहुत ही अलग ट्रांजिशन है ये। मुझे अभी भी सोचता हूँ कि पहले क्यों नहीं कर पा रहा था मैं। पहले इतने स्टूडियो कर लेता था गेट में, तो फिर पहले ही रैंक आया। मजाक कर लो। लेकिन ये बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने, कम्युनिटी। जो कम्युनिटी है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपका दिमाग एक बहुत बढ़िया दिमाग है, लेकिन आप एक बहुत ही गंदी कम्युनिटी के अंदर रह रहे हो, तो आपको कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर आपका दिमाग अच्छा भी है लेकिन आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन आपका दिमाग बहुत ही एवरेज या फिर बिलो एवरेज हो आप, लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चों के अच्छे कम्युनिटी में बैठ रहे हो, तो आपको देर नहीं लगेगी ग्रो करने में। तो यही चीज है, यही कम्युनिटी के लिए तो गए थे ये आईआईएससी के अंदर, आप वहां जाके मिल गई फाइनली। तो जानते हैं कुछ वहां की कैसी पढ़ाई होती है, कैसे कुछ किस्से इनके पास में बताने के लिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो सब 9th से 12th वाले होते हैं मोस्टली। इनको अगर आईआईएससी की लत लग गई इस टाइम पे उस कम्युनिटी की, तो शायद इनकी पढ़ाई का नजरिया बदल जाए। अगर आप मैथ्स पसंद है तो आप वहां जाओगे तो आपको मैथ्स में मजा आएगा। वहां जाके अलग ही लेवल की मैथ्स मिलेगी और आप फील लोगे पूरा, मतलब आप उसमें रिसर्च करने चले जाओगे, इतने अच्छी पढ़ाएंगे आपको मैथ्स। वो बात अलग है, शुरू में समझ में नहीं आएगी। हाँ, शुरू में समझ में नहीं आएगी। मेरे को भी नहीं आई, मेरी समझ नहीं आती चीजें हो कैसे रही है। ये एक होता है 1D 2D 2 डायमेंशन, इंसान सोचता है 3 डायमेंशन दिखता है, 4 डायमेंशन के बाद ब्लैंक हो जाता है माइंड, 4 डायमेंशन कुछ होता ही नहीं। तो वहां उसको भी समझ लोगे तुम धीरे धीरे। मतलब इतना चीजें हार्ड होने लग गई वहां, इतनी चीजें हार्ड थी ना कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ उसका 10% भी हार्ड नहीं होगी। वहां इतना हार्ड था चीजें करना। मतलब इंस्टीट्यूट में रहता है, मतलब आईआईटी में भी सेम होगा, मैं बता रहा हूँ सेम, मैंने दोस्तों सुना है, तो वहां भी सेम हार्ड रहता था। और एग्जाम होते थे, एक दिन के एग्जाम होते थे भैया। मतलब अच्छा, मैं बता रहा हूँ एल्गोरिथम का एग्जाम था, वो एक दिन का एग्जाम था, 24 आवर्स का। टीचर ने हमें एग्जाम दे दिया और कहा करके ले आओ। 3 क्वेश्चन थे बस 3 क्वेश्चन बस, ओपन बुक, नेट भी ओपन, सब ओपन। और मैं बता 3 में से 1 क्वेश्चन हुआ। पूरे दिन लगाने के बाद 1 क्वेश्चन हुआ है। सब बच्चों का ये हाल था, सब बच्चों का ऐसी हाल था। 2 क्वेश्चन कर लिया था कोई बाई चांस, है ना। हाँ, लेकिन तीनों किसी से नहीं, बहुत ही टीचर को खुद इतना कॉन्फिडेंस था, तो मैं दूंगा तुम करके नहीं ला पाओगे। सोचो ना कितना कॉन्फिडेंस है टीचर को अपने ऊपर। उसने कहा ओपन बुक है, इंटरनेट है, जिससे मर्जी पूछ लो, और पूरा दिन है तुम्हारे पास करने के लिए। लेकिन मजा आ रहा तब भी कोई बच्चा 1 या 2 से ज्यादा कर पा रहा हो। मतलब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन थे। और मतलब टीचर ने पढ़ाया भी उस लेवल का था हार्ड, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था वो, कि तुम उतनी चीजों को मतलब पढ़ भी पा रहे हो। 1 आवर का लेक्चर वो इतना हार्ड होता था कि उसको 2-3 घंटे उसको ग्रैस्प करने में लगते थे, उस कॉन्सेप्ट को सारे। ये जगह उन लोगों के लिए नहीं है जो स्पून फीडिंग में विश्वास रखते हैं। हाँ, जिन्हें लगता है कि खाना बना के कोई खिला देगा ना मुंह में, उनके लिए नहीं है ये जगह। ये जगह सब उन्हीं के लिए है जिन्हें पता है कि खाना बनाना भी खुद ही है, खाना भी खुद ही है, उसके बाद बर्तन भी खुद ही साफ करने हैं। हाँ, बर्तन भी साफ करने पड़े थे मेरे को। कोविड का टाइम था, मैं वहां गया, वहां जाके मतलब टिफिन में खाना लेके आते थे हम, क्योंकि कोविड चला था इसलिए फैले ना ज्यादा, तो टिफिन में खाना देते थे, वापस आके खाओ, टिफिन में खाना खाओ, फिर बर्तन साफ करो। उससे बहुत सबसे ज्यादा मुश्किल, मुझे एग्जाम से ज्यादा मुश्किल उसमें हो रही थी मेरे को। असाइनमेंट्स का लेवल भी बहुत हार्ड रहता है। असाइनमेंट टीचर बोलेगा, ऐसे एक होती है C++ लैंग्वेज होती है, तो आपको आती है, पाइथन आती है। टीचर बोलेगा तुम्हें एक असाइनमेंट करना है और ये कुछ XYZ लैंग्वेज में करना है, पहले उसको सीखो लैंग्वेज को। ऐसे सीखने का टाइम भी नहीं होता था, अगले हफ्ते असाइनमेंट भी देना है। खुद ही नेट पे देखो, खुद ही करो वो चीजें। वो खुद तुम्हारे को इतनी हार्ड चीज देखे तुम्हें हर चीज आसान लगवा देते थे, ऐसा होता था। तो देखिए ये थी इनकी आईआईएससी की जर्नी। अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं भाई, हर किसी को लगता है अब तो फिर से वो आया होगा ना प्लान बी टाइप का, जैसे बीटेक के टाइम पे आया था जॉब, तो अब फिर आया होगा कि आगे पढ़ाई करनी नहीं है तो जॉब तो चाहिए। उसके लिए क्या हुआ, आपको क्या बातें चल रही थी वहां पर प्लेसमेंट की? हमें पता है प्लेसमेंट हो जाएगा, हमें हमारा पैसा गारंटी था प्लेसमेंट हो जाएगा, इसकी टेंशन थी प्लेसमेंट नहीं होगा। अब तक कितनी अच्छी कंपनी में होगा। तो अब हम प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। मतलब उसमें यह था कि इतना बहुत ही ज्यादा मेहनत करी, जो वहां पे आईएससी पढ़ा हमने उसी को एज अ बेस करके एग्जाम इंटरव्यूज वगैरह और वो देने गए। सिर्फ कोडिंग वगैरह होती है जो आप मतलब एवरी कंप्यूटर साइंस वाले को कोडिंग करनी पड़ती है, जो हर कंपनी पूछती है कोडिंग वगैरह, कॉम्पिटिटिव कोडिंग थोड़ी बहुत वो करी। और आईएससी में जो पढ़ा उसके हिसाब से मैं इंटरव्यू वगैरह दिए। तो ऐसा नहीं कि मैंने पहला इंटरव्यू फोड़ के मैंने इंटरव्यू पहले इंटरव्यू में ही बाहर हुआ, दूसरे इंटरव्यू में भी बाहर हुआ। शायद मैंने माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में 2 राउंड दिए, फिर मैं उससे भी आउट हुआ। फिर काइंड ऑफ कॉलकॉम आई, कॉलकॉम में मैंने 3 इंटरव्यू होते हैं, उनके 3 राउंड होते हैं। और कंपनियां भी अराउंड 3 राउंड होते हैं, कोई कोई कंपनी के 5 राउंड होते हैं, जैसे अमेजोन होती है वो 5 राउंड लेती है। तो हर राउंड अराउंड 45-50 मिनट्स का होता है। तो कॉलकॉम में मेरे 3 राउंड हुए थे, एक राउंड 1 आवर्स का था एक राउंड। तो हर कंपनी का अगर आपको जाना है तो ऐसे ही होगा।
माइक्रोसॉफ्ट के 2 राउंड क्लियर करने के बाद तीसरा क्लियर नहीं हुआ। दुख तो होता है। दुख तो सारे इंटरव्यू में होने का हुआ था, लेकिन इसका ज्यादा हो रहा होगा ना, इसका ज्यादा हो रहा था क्योंकि बिल्कुल गेट बिल्कुल पास में था एंट्री करने वाला। उसके नेक्स्ट राउंड में शायद हो जाता है सारा, उसके नेक्स्ट राउंड में पहुंचता तो हो जाता। साथ के कुछ बच्चों का हुआ भी होगा। हाँ वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट उस समय ज्यादा दिन लेके कोविड के में शायद एक बच्चा लेके, फिर मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा मैंने प्रिपरेशन में कम कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ कि मेरी प्रिपरेशन, मैं किसी बहुत बच्चों के लिए प्रिपरेशन कराया बहुत ज्यादा अच्छा था। मैंने मान लो अभी 150 क्वेश्चन करे हैं कोडिंग के, तो लोगों ने 500 भी करे थे। तो मैं भी बहुत ज्यादा, वो मेरी गलती भी थी, मतलब मैं ऐसा वो नहीं बोलूंगा कि मैंने 150 में निकाल दिया, लोगों ने 500 में निकाला, मेरी गलती थी, मैंने 150 ही करे, लोगों ने 500 करे, मेरे से ऊपर है। ओके, ये गलती है, तुम्हें करने ही पड़ेंगे मेहनत, वहां भी मेहनत करनी है तुम्हें इंटरव्यू आने के लिए, मतलब एग्जाम्स निकालने के लिए कंपनीज के। फिर कॉलकॉम में 3 राउंड हुए, मतलब काइंड ऑफ ऐसा, इसमें भी एक वो किस्सा था। कॉलकॉम में 3 राउंड होने के बाद ना मेरा थोड़ा तीसरा राउंड ऐसा गया था, थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं गया था, एवरेज था, तो मैं सो गया, है ना। और मुझे भूख लग रही थी, मैंने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया खाने के लिए कुछ, है ना। तो उस पर सो गया, जैसे 15 आधे घंटे बाद मुझे कॉल आई, तो मुझे लगा जोमेटो वाले की कॉल आई। मैं कॉल उठाया तो मैंने बोला हाँ भैया कहाँ पहुंच गए, गेट पे आ गए, तो वो बोलते कॉलकॉम के एचआर बोल रही हूँ। इतना, तो मैंने फिर मैंने कहा अच्छा एचआर है, तो उन्होंने पूछा कि आपका, उन्होंने बताया कि आपका हो गया सिलेक्शन। तो बहुत खुश हुआ उस समय कि चलो सिलेक्शन हो गया। मन 2 राउंड मेरे अच्छे गए थे, एक राउंड थोड़ा वैसा था, एवरेज काइंड ऑफ थिंग था। मुझे भी हो सकता है मुझे एवरेज लगा, मैंने आंसर दिया काइंड ऑफ, मैंने खुद से बना के, मुझे नहीं आता था, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। वो जो मैंने सारा उसमें देखा ना, फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा। एक होता है सिस्टम डिजाइन, होता है सिस्टम डिजाइन, मतलब कैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो कैसे उसको डिजाइन करना है। तो उसमें था कि मैंने कभी वो करा नहीं था ऐसा कि मुझे कैसे डिजाइन करते हैं, मुझे उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं बताते। मैंने फर्स्ट टाइम, उन्होंने मुझे सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन दिया, मैंने वहीं जाके ट्राई करा कि कैसे कर, मैंने मुझसे पूछा कि ऐसे करते हैं, अच्छा, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने उसके हिसाब से करा। तो उसने वो मतलब कह रहे थे कि हाँ सही करा और अच्छा हो सकता था। और इंटरव्यूज में मतलब ना, जब आप दोगे इंटरव्यू कंपनीज के, तो इतना नहीं कि आपको सब आता है, वो भी नहीं समझते कि आपको सब आता है, और वो आपकी हेल्प करते हैं, आप उनसे, वो आपको सजेशन देते रहेंगे, पर आपको सजेशन समझने हैं उनके, यहाँ वो आपको पॉइंट्स देंगे ऐसे होगा, पर आपको समझने हैं। आप तो एक्टिव है ना बहुत ज्यादा इंटरव्यू में, कैसा नहीं आप अपने में डिप्रेस हो गए, खुद डिमोटिवेट हो गए, पर आप सामने वाला आपको खुद सजेशन देगा, आप उससे कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। वो ऐसा नहीं देखता आप आखिरी में सॉल्यूशन ढूंढ ही लोगे, ऐसा भी नहीं होता। आप उनके पॉइंट्स कितने अच्छे ले रहे हो, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, आपकी अप्रोच कितनी अच्छी है, वो देख पा रहे हैं आपका एटीट्यूड सही है, आप अप्रोच सही है, तो आप वो एट द एंड में भी आपको और टाइम मिलता है पूरा ही कर लेते। क्योंकि उस टाइम इंटरव्यू में एक प्रेशर भी होता है इंसान के ऊपर, तो उन्हें पता है कि आप अंडर प्रेशर नहीं कर पा रहे हो सकता है, क्योंकि जो वहां 40 मिनट्स में करना है आपको, कंपनी में जाके मे बी 1 वीक में करना होगा, बिल्कुल, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको वहां भी कंपनी 40 मिनट्स में कुछ नहीं करना होता। हमारे भी ऐसा होता है कि हम 1 मंथ के अंदर कुछ चीज करते हैं, ऐसा नहीं कि वो 1 ही दिन में करनी है, 1 मंथ के अंदर होता है शेड्यूल की, इसमें अगली नेक्स्ट रिलीज होती है हर चीज की ना, हाँ, कि कब वो हमारा प्रोडक्ट रिलीज होगा, तो उस रिलीज से पहले करने होते हैं, उस वो डेडलाइन होती है। ओके, तो देखिए ये थी हमारी इनकी जर्नी कि किस तरह से इन्होंने कॉलकॉम का जो प्लेसमेंट था वो अचीव किया। अब थोड़ा सा आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद वापस वो चिल फेज स्टार्ट हो गया। अब बीटेक फर्स्ट और सेकंड ईयर आ गया, मान लो वो चिल फेज आ गया मेरा, है ना। तो मैंने मजे करने लग गया, गेम खेलने लगे, घूमने लग गया, कहाँ मैं गोवा भी घूम के आया, केरला घूम के आया, तो मैं बहुत घूम के आया। तो उस समय मैंने पढ़ाई में अपना फोकस हटा दिया कि हम पढ़ना नहीं है, प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, फाइनल सेमेस्टर बचा होगा है? हाँ फाइनल सेमेस्टर बचा था, फाइनल सेमेस्टर था। मैं मानता हूँ वो गलती थी कि क्योंकि आप मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में थे आप, और वहां को एक सेमेस्टर को यूटिलाइज कर सकते थे। एक प्रोजेक्ट होता है मतलब आपको एमटेक फाइनल सेम, हाँ, उसमें आप मतलब अच्छा करो, आप पेपर वगैरह पब्लिश कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो मैंने काइंड ऑफ वो उस मेहनत नहीं कर पाया कि मैं पेपर पब्लिश करने जा पाया। मतलब टीचर ने बोला तुम कर सकते हो इस चीज में, जो मैंने कहीं ना कहीं मानो या ना मानो इनके हाथ में एक्चुअली वो लेटर आ चुका था प्लेसमेंट का, इसलिए बहुत चीजों को लाइटली लेना शुरू कर दिया था। वो 6 मंथ का भी वापस से आएंगे, मतलब वो है कि आप जब निकल जाओगे आपको मैं भी आपको अगर दोबारा पढ़ना है आप दोबारा नहीं पढ़ पाओगे वो 6 महीने। अब दुख रहेगा बस कि शायद मेरे पास एक लेटर आ चुका था, तो मुझे संतुष्टि भले ही थी, लेकिन मुझे वो चीज जो शुरू कर रखी थी पूरा करना चाहिए था। कम से कम एक इनके नाम का पेपर पब्लिश हो जाता। अगर ये आगे रिसर्च में जाते तो उसका एडवांटेज मिलता है इनको जरूर पहले। पेपर पेटेंट बहुत चीजें हाँ, आप ट्राई करते। तो देखिए ये था इनका सारा एक्सपीरियंस प्लेसमेंट का। अब थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। जब कॉलकॉम में हो गया तो उन्होंने कितने दिन दिए थे ज्वाइनिंग के लिए? कॉलकॉम में मेरा मतलब एमटेक जब खत्म हुआ था उसके 1 वीक बाद ज्वाइन करना था। और कहाँ, बैंगलोर में? कहाँ पर? हैदराबाद में। मैं बैंगलोर में था, मुझे हैदराबाद जाके ज्वाइन करना था। अगर मैं इनसे एक छोटा सा समराइज करने को कहूँ और ऐसा कुछ कहूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो बच्चे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
हाँ, जैसे बीटेक होता है ना, बीटेक में आपने बीटेक का बताता हूँ, हम थ्योरी भी पढ़ते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, राइट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, पर आपको इसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, आप एल्गोरिथम नया सीख रहे हो, आप उसको कोड भी करने का ट्राई करो, और चाहो तो 1 से 2 लैंग्वेज में ट्राई कर लो, C++ में ट्राई कर लो, पाइथन में ट्राई कर लो, या जावा में ट्राई कर लो, 1-2 लैंग्वेज में ट्राई कर लो, फर्क नहीं होता लैंग्वेज में ना, आप नई लैंग्वेज सीख सकते हो, पर आपको ट्राई करो, 2 लैंग्वेज आपको आ रही है तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे आपको नेटवर्क्स वगैरह के भी थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें देखो, प्रोटोकॉल्स वगैरह कैसे बनते हैं चीजें, जैसे सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स क्या होते हैं उसमें, कैसे उनको डिप्लॉय करते हैं चीजें। मतलब ये चीजें कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, कॉलेज में केवल पढ़ाई जाती है। हाँ, कॉलेज में होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसका करवाते नहीं है, पर अच्छा। आप जितनी अवेलेबिलिटी आप यूट्यूब में आप देख सकते हो हर चीज, है ना। और रिसेंट ट्रेंड क्या है, सबसे बड़ी रिसेंट ट्रेंड चल क्या रहा है, आप आउटडेट मत हो कभी। रिसेंट ट्रेंड मतलब अगर आजकल एआई फील्ड चल रही है तो आप उसकी बेसिक नॉलेज तो रखें हम, राइट। मुझे नहीं पता था बीटेक के एंड में कि एआई भी क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है, स्क्रैच मतलब बिल्कुल नहीं पता था कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये कैसे काम भी करती है, पर उस समय चल चुका था। ओके, राइट, मतलब अपडेट नहीं थे आप? अपडेट नहीं थे मैं। हमारे कॉलेज में सब्जेक्ट भी था, एआई सब्जेक्ट था, उसमें एआई था ही नहीं ऐसा भी था। तो फिर वहां जाके मैंने स्क्रैच से ये एमएल, ये डीप लर्निंग वगैरह पढ़ी, और तब समझ आया, ठीक है। और अब जाके मैं जैसे अब ये में हूँ, कंपनी में हूँ, तो धीरे धीरे अपडेट करना स्टार्ट करता हूँ कि अच्छा आजकल ये न्यू मॉडल आया, चैट जीपीटी आया, गूगल का ये गूगल जेमिनी आया, राइट। हाँ, न्यू मॉडल आता है, बार्ड एआई आया, राइट। नई चीज आते तो तुम देखते रहो, अच्छा कैसे बनते हैं मॉडल का। अभी ये बिग मॉडल्स हैं, सही बात है, कभी इनको बना भी नहीं पाएंगे, बात अलग है, पर हाँ। एक्चुअली हम समझ सकते हैं कैसे काम करते हैं, वर्किंग क्या है इनकी, और इनके क्या क्या यूज केस। तो ये देखिए, इनकी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तजुर्बे हैं जो इनको लगा कि इनकी लाइफ में अगर कुछ चीजें पहले हो जाती तो बाद में ना मेहनत करनी पड़ती, ऐसे करते तो तब ना करना पड़ता। ये सब चीजें ही तजुर्बे हैं, इंसान को दूसरों को देखने चाहिए। अगर आप दूसरों के तजुर्बों से सीखेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता जल्दी मिलेगी और कम मेहनत करके मिल जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि ना, हमें खुद धक्के खाने हैं, हम तभी सीखेंगे, अपने धक्के खा के हम गड्ढों में गिरेंगे, हम फिर उठेंगे। कुछ बच्चे अकलमंद होते हैं, वो दूसरों को देख के ही सोचते हैं कि ना वहां गड्ढा है, वहां से नहीं जाना, साइड से चलो। तो इन्हीं चीजों के लिए हम इन लोगों को बुलाते हैं, ताकि ये आके बता सकें कि भैया वहां गड्ढा है, साइड से जाना, मैं गिर गया था गड्ढे में, तुम मत गिर जाना। मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस लिया, मतलब भैया से भी लिया था, जब मैं काउंसलिंग के वो बोला था कॉलेज भरा, हाँ। तब मैं भैया के पास आया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे कॉलेज पढ़ने। भैया ने फिर अपने स्टूडेंट को बुलाया था, अविनाश को बुलाया था। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि ये भी एक्सपीरियंस, मैं गलत भर देता, मैंने बहुतों को देखा है, लोग गलत भर देते हैं, उसके हिसाब से बोलते हैं भाई ये मिल गया मुझे ये अच्छा मिल सकता था, मैंने पर वो नीचे डाल दिया। हाँ, ये गलती थी ना। और ऐसे मैंने बीटेक में आप देखोगे, जब मैं गेट की तैयारी की, सीनियर्स मिले थे, सीनियर्स कितने अच्छे मिले, हाँ। उनके एक्सपीरियंस लिया। तो एक्सपीरियंस जरूरी है लाइफ में औरों के भी। अगर किसी को कोई डाउट हो और मेरे रीच करना हो तो मैं आपको अपनी लिंक्डइन आईडी दे दूंगा, भैया को दे दूंगा, भैया आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर कोई भी, जैसे आप बीटेक कर दो, आपका लिंक्डइन अकाउंट होगा ही सबको भी पास, तो आप मेरे रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन में। और कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने सब चीज नहीं बता सकता 40 मिनट 50 मिनट के इंटरव्यू में, आप कुछ भी चीज पूछना हो मेरे डायरेक्ट पूछ लेना, कुछ हेल्प चाहिए हो गिट की प्रिपरेशन के बारे में, और चीजें क्या, कौन कौन टेक्स्ट बुक फॉलो करी, क्या क्या करा, आप मेरे से वहाँ पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ आंसर दे दूंगा। अगर देखिए ये सारी आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जरूरतमंद लोगों तक जरूर इन वीडियोस को पहुंचाएं। यूट्यूब जब पहुंचाएगा, वो यूट्यूब पे छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग कम से कम अपने दोस्तों को तो शेयर कर ही सकते हैं सारी वीडियोस, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनसे सीख सकें। एटलीस्ट वो सारे बच्चे तो सीख ही लें जो कि गेट के लिए या फिर आईएससी जैसी जगह जाने के प्लान कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में काफी है, हम फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, देखते हैं अगला कौन बच्चा आके आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा यहाँ पर। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।